तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में यूनिट नंबर 1, जहां पर हमने 2 लेक्चर अभी तक करे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट तक कवर किया था और जो सेकंड लेक्चर था वो था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आज का जो आपका लेक्चर है वहां पर हम पढ़ने वाले हैं एगोनिस्ट से लेकर एंटा एगोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, स्पेयर रिसेप्टर, एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टेकाफाइलेक्सिस, आयोडोसिनक्रेसी एंड एलर्जी। ये सारी टर्म्स आज हम क्लियर करेंगे। इनसे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और एसपीपीयू यूनिवर्सिटी में 3 मार्क्स का। बाकी सब में आरयूएचएस वगैरह में 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। मैं बताता हूँ कहाँ से। देखो, ये जो आपका एगोनिस्ट है, एंटा एगोनिस्ट है, कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, ये सारा मिलाकर आपको 5 या 7 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप होता है। कई यूनिवर्सिटीज में 5 मार्क्स का तो कई यूनिवर्सिटीज में 7 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स से भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये टर्म्स आपको पूरी फार्माकोलॉजी में काम आएगी आगे जाकर भी, 6th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, ये सारी टर्म्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम समझते हैं कि एगोनिस्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रिसेप्टर है, दिस इज रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर से ड्रग आके अटैच हो रहा है। तो ड्रग जो है इसी के पार्ट, इसी की तरह होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ इसी डिजाइन का होना चाहिए जो यहाँ पर आके फिट हो जाए। तब जाके क्या होगा कि ड्रग और रिसेप्टर आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स। पर ये कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब वो एक ही साइज के होंगे। रिसेप्टर में कुछ ऐसी खाली जगह होगी जिसको ड्रग आके कंप्लीटली फुल कर सके। जैसे अगर यहाँ पर कोई लॉक है तो उस लॉक को ओपन करने के लिए इसकी एक स्पेसिफिक की होती है। तो वैसे ही यहाँ पर जो रिसेप्टर है उस पर एक स्पेसिफिक साइज का, स्पेसिफिक शेप का ही ड्रग आके जुड़ सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ अभी हुआ ड्रग आई और ड्रग आके रिसेप्टर से जुड़ी और बना ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, डीआरसी मतलब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हम यहां पर ये बोलेंगे कि रिसेप्टर का एक्टिवेशन हो गया। ठीक है, तो ड्रग थी, ड्रग आके रिसेप्टर से जुड़ी, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, रिसेप्टर का क्या हो गया? एक्टिवेशन हो गया। और रिसेप्टर का एक्टिवेशन होने के बाद आगे आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो हो जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन जैसे मान लीजिए ड्रग जो है सर दर्द कम करने की थी तो सर दर्द कम हो गया, पेट दर्द बंद करने की थी तो पेट दर्द बंद हो गया। तो इस तरह से काम होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो एगोनिस्ट लिखा है, आप ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, रिसेप्टर एक्टिवेशन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्यों बता रहे हो? यहाँ पर तो एगोनिस्ट लिखा है। तो देखो, आप ड्रग बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए एगोनिस्ट, दोनों का एक ही काम है। ड्रग क्या करता है? रिसेप्टर से जुड़ता है। एगोनिस्ट क्या करता है? रिसेप्टर से जुड़ता है। जब ड्रग रिसेप्टर से जुड़ता है तो क्या बनाता है? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब एगोनिस्ट रिसेप्टर से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? एगोनिस्ट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तो रिसेप्टर कैसे हो जाता है? एक्टिवेट। जब एगोनिस्ट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो रिसेप्टर कैसा हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। वही सब सेम कहानी। और जब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा, यहां पर भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा। तो इस तरह से कहानी चलती है एगोनिस्ट या फिर आप बोल लीजिए ड्रग। एगोनिस्ट क्या करता है? एगोनिस्ट आता है, रिसेप्टर से बाइंड होता है, एगोनिस्ट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसकी वजह से रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है और यहां पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? देखो मैं आपको दिखा देता हूं इधर। देखिए, ड्रग है, रिसेप्टर है, ये ड्रग रिसेप्टर से आके जुड़ी, लॉक इन की मेथड होता है, मैंने आपको बोला ना ताला चाबी। तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना और फार्माकोलॉजिकल एक्शन आया। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो,
जैसे मान लीजिए ये आपकी सेल है और सेल के ऊपर यहाँ पर एक रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है इंसुलिन का, मान लीजिए किसका, इंसुलिन का, ठीक है। और ब्लड में जो है इंसुलिन की कमी हो गई, अगर ब्लड में इंसुलिन की कमी हो गई तो इंसुलिन रिसेप्टर से जुड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि इंसुलिन तो बहुत कम है, ठीक है। और अगर इंसुलिन इस रिसेप्टर से नहीं जुड़ पाएगा तो क्या होगा पता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसी ड्रग देंगे, वो ड्रग जाके इस रिसेप्टर से जुड़ेगी और इंसुलिन की तरह काम करेगी। इंसुलिन ही देंगे, आर्टिफिशियल इंसुलिन देंगे, ठीक है। तो ड्रग जो है इस रिसेप्टर से जुड़ेगी। तो ये जो ड्रग हम देते हैं ना बाहर से, ये हूबहू इंसुलिन की तरह ही होनी चाहिए, जो इंसुलिन नेचुरली हमारी बॉडी में बन रहा है, हूबहू उसी शेप की, उसी साइज की, वैसी ही स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तभी ये जो हम दे रहे हैं ना ये रिसेप्टर से जुड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? तो यहां पर क्या होता है कि ड्रग जो है रिसेप्टर से जुड़ता है और आगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है। चलिए यहां पर आप देखिए कि ड्रग जो है, एक सेकेंड, यहां पर जो आपका ड्रग है वो रिसेप्टर से जुड़ा, ये इंसुलिन का रिसेप्टर है, और आगे क्या आया, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आया। अब यहां पर आप देखिए फुल एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट का मतलब है कि ड्रग और रिसेप्टर बहुत ही अच्छे से जुड़ गए और बहुत ही बढ़िया फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ गया, बहुत ही अच्छा एगोनिस्ट है, अच्छी तरह से बाइंड हुआ। पार्शियल एगोनिस्ट, ड्रग रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं बना। एंटागोनिस्ट अभी आगे समझाता हूं, और इनवर्स एगोनिस्ट जस्ट एगोनिस्ट का उल्टा, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूं एंटागोनिस्ट। ये तो क्लियर हो गया ना, फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट समझेंगे। देखिए मान लीजिए यहां पर कोई रिसेप्टर है, ठीक है, और इस रिसेप्टर से हमारा एगोनिस्ट आके जुड़ने वाला है, पर हमारी बॉडी में एंटागोनिस्ट भी है, या तो हमने दिया या जो भी कंडीशन है, तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। एगोनिस्ट बोलेगा मैं जुड़ना चाहता हूं, एंटागोनिस्ट बोलेगा मैं जुड़ना चाहता हूं, दोनों लड़ेंगे। अब जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मान लीजिए एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो आके जुड़ जाएगा, और मान लीजिए एंटागोनिस्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो आके जुड़ जाएगा। अब आपको ये तो पता है कि जब एगोनिस्ट रिसेप्टर से जुड़ता है तो एगोनिस्ट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है। ये बात तो आपको पता है। पर क्या होगा अगर एंटागोनिस्ट आके जुड़ जाए तो, क्या होगा अगर एंटागोनिस्ट आके जुड़ जाए तो मान लीजिए रिसेप्टर है, ये दिस इज वन इज रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर पे अगर एंटागोनिस्ट आके जुड़ गया तो ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि नाम से पता लग रहा, देखो एगोनिस्ट जुड़ेगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट होके एक्शन आएगा, पर इसके आगे एगोनिस्ट के आगे अगर एंटा लगा दूं, एंटा का मतलब अपोजिट, तो ये अगर अपोजिट वाला आएगा तो रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करेगा, ब्लॉक ही कर देगा। तो जब एंटा एगोनिस्ट जुड़ता है ना तो रिसेप्टर क्या हो जाता है, ब्लॉक, और जब रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो कोई एक्शन आएगा क्या, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी नहीं आता है। तो ध्यान रखना, एंटागोनिस्ट क्या करता है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आने देता। अब ये एंटागोनिस्ट भी दो तरह से होता है, एक होता है कॉम्पिटिटिव, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव नाम से पता लग रहा कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है, और नॉन कॉम्पिटिटिव नाम से पता लग रहा कि कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। तो देखो कॉम्पिटिशन तो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये एगोनिस्ट है और ये एंटागोनिस्ट है, दोनों ही आके रिसेप्टर से जुड़ने चाहते हैं, दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, कंपटीशन, कि मैं जाऊंगा, ये बोले मैं जाऊंगा, ये बोले मैं जाऊंगा, ये बोले मैं जाऊंगा, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, कंपटीशन हुआ। दैट्स वाई एक जो एंटागोनिस्ट हुआ आपका वो कंपटीशन वाला हुआ, जहां पर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच में कंपटीशन होता है रिसेप्टर से जुड़ने का, ठीक है। एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव किस तरह से होता है वो समझो। देखो जैसे मान लीजिए ये रिसेप्टर है, R4 रिसेप्टर, यहां पर एगोनिस्ट आके जुड़ना चाहता है और एंटागोनिस्ट भी आके जुड़ना चाहता है, पर इस बार जो एंटागोनिस्ट है ना वो अलग है, वो थोड़ा इस तरह से और एगोनिस्ट इस तरह से। तो एगोनिस्ट तो यहाँ आके जुड़ जाएगा, पर ये अजीब सी डिजाइन यहाँ आके नहीं जुड़ने वाली। तो क्या इन दोनों के बीच में कंपटीशन है,
नहीं है, पहले था, क्योंकि पहले दोनों एक जैसे दिखते थे, और एक जैसे दिखते थे दोनों का लक्ष्य भी एक ही था। पर अभी देखो, अभी दोनों अलग अलग दिखते हैं, ये गोल सा है, ये कुछ अलग ही शेप है, तो ये अलग ही शेप वाला तो आके जुड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव। अब जब इनके बीच में कंपटीशन नहीं हुआ, जब यहां पर एगोनिस्ट आके जुड़ेगा, तो यहां पर एगोनिस्ट आके जुड़ गया, तो ये रिसेप्टर तो एक्टिवेट होना चाहिए था ना। फिर हम इसे एंटागोनिस्ट में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एगोनिस्ट आके जुड़ा और रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, बट ये जो फालतू की डिजाइन थी ना, ये कहीं और जाके पीछे से आके जुड़ जाएगा, और अगर ये दूसरी साइड पे भी जुड़ गया तो भी आपका काम नहीं हो पाएगा, तो भी ये ब्लॉक ही हो जाएगा। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इसलिए है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर शेप साइज अलग है, इनमें कोई कंपटीशन नहीं है कि मैं जाऊंगा, पर ये पीछे से आके जुड़ जाएगा और काम तो वही करेगा, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आने देगा। क्लियर है आपको? इस तरह से होता है। ये देखो यहां पर एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट समझा रखा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एगोनिस्ट आ रहा है, रिसेप्टर से जुड़ रहा है और आगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो रहा है। बट एंटागोनिस्ट के केस में वो आ रहा है गुस्से में और रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, तो कोई भी एक्शन नहीं आ रहा। तो एंटागोनिस्ट क्या करता है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, और रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो आगे कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आता है। देखो, ब्लॉक रिसेप्टर प्रोड्यूसिंग नो इफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव मैंने बता दिया। नॉन कॉम्पिटिटिव वाला जो है कहीं और से ही आके अटैक कर देगा, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। आपको एक टर्म दे रखा है स्पेयर रिसेप्टर। अब स्पेयर रिसेप्टर क्या होता है? खाली जगह। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ड्रग आई बॉडी में, और ड्रग क्या करी, इस रिसेप्टर के साथ आके जुड़ गई। ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ड्रग आके जुड़ गई, और जब ड्रग रिसेप्टर से जुड़ी तो यहां पर बना ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। पर कुछ खाली जगह रह जाती है, कुछ खाली रिसेप्टर रह जाते हैं। तो जो खाली रिसेप्टर होते हैं, या फिर आप बोल लीजिए जो एक्स्ट्रा रिसेप्टर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पेयर रिसेप्टर। स्पेयर रिसेप्टर आर एक्स्ट्रा रिसेप्टर, एम्प्टी रिसेप्टर। ठीक है, अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं हार्ट में, आपका जो दिल है वहां पर बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं, जो कि 90% ऑक्यूपाइड होते हैं। ऑक्यूपाइड का मतलब कि ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स वहां पे बना रहता है, पर 10% रिसेप्टर वहां के खाली रहते हैं। तो वो कौन से रिसेप्टर हो गए? स्पेयर रिसेप्टर। जो रिसेप्टर खाली होते हैं वो कौन से रिसेप्टर हो गए? स्पेयर रिसेप्टर हो गए। पर इमरजेंसी की कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हार्ट अटैक आने वाला है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, हाइपरटेंशन है, तो दिल में इमरजेंसी की कंडीशन आ गई। अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ड्रग बहुत ज्यादा देंगे कि पेशेंट बच जाए। तो जब हम ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो जो 10% खाली रिसेप्टर थे वो भी भरे जाएंगे, क्योंकि ड्रग बहुत ज्यादा आ रही, और अगर ड्रग बहुत ज्यादा आ रही तो ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, और यहां पर भी ड्रग आ जाएगी, तो जो खाली रिसेप्टर है वो भी भर जाएंगे। तो वो सारे कैसे हो जाएंगे? ऑक्यूपाइड, भर जाएंगे 100% रिसेप्टर। और जितना ज्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ही मोर एंड मोर फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा। सो दिस इज स्पेयर रिसेप्टर। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब क्या होता है? ड्रग की एडिक्शन होना, लत लग जाना, कोज बाय प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ड्रग। अगर आप किसी ड्रग का बार बार यूज करते हैं, जैसे अल्कोहल, अगर आप बार बार पीते हैं तो आपको उसकी आदत हो जाती है, और ये एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है। जो एडिक्शन होता है ना, लत लगना, वो एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो एडिक्शन होता है वो ड्रग का एडिक्शन हम पढ़ रहे हैं। जैसे अगर मैंने किसी ड्रग को बार बार लंबे टाइम तक यूज किया, प्रोलॉन्ग यूज किया किसी ड्रग का मैंने, तो क्या हो जाता है? उसकी आदत लग जाती है। जैसे अल्कोहल हो गया, हीरोइन हो गया, इन ड्रग्स का अगर आप बार बार यूज कर रहे हैं तो इनकी आपको आदत लग जाती है। फिर आपके माइंड में ये थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि मुझे ये चाहिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाह कर भी उसे नहीं छोड़ सकते, जिसकी आपको एडिक्शन लग जाती है। आप फिजिकली इनस्टेबल हो जाते हो, साइकोलॉजिकली इनस्टेबल हो जाते हो। आपको पता है कि आपको वो ड्रग हार्म कर रही है, पर फिर भी आप उसे पियोगे क्योंकि आपको आदत लग चुकी है, जैसे अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट है टॉलरेंस। अगर आप किसी ड्रग को यूज कर रहे हो लंबे टाइम से, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से, 5 साल 10 साल तक आप किसी ड्रग को यूज कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले डोलो 500 mg आती थी पीसीएम,
ठीक है, 500 mg PCM थी, उसमें हम सही हो जाते थे। पर बार बार यूज करने से, लंबे टाइम तक यूज करने से अब 650 mg भी हमें कम पड़ती है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ड्रग का अमाउंट बढ़ाना पड़ा हमें, क्योंकि हमने इतनी ड्रग ले ली कि अब उससे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा हमारे, हमें अमाउंट बढ़ाना पड़ा। तो देखो, सो वी हैव टू इंक्रीज डोज टू अचीव सम इफेक्ट। कुछ सेम इफेक्ट लाने के लिए, पुरानी तरह से सेम इफेक्ट आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रग का जो डोज है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टॉलरेंस आ गई, हमें सहन शक्ति आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इज डिपेंडेंस। टेक ड्रग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, या तो आप मजे मजे में ले रहे हो, या फिर बिना किसी रीजन के ले रहे हो, या फिर क्योर सही होने के लिए ले रहे हो। अगर कोई पर्सन जो है बार बार लंबे टाइम तक ये लेता है ड्रग्स को, तो उसको आदत लग जाती है, डिपेंडेंट हो जाता है। और अगर फिर उसे वो ड्रग नहीं मिलती, तो उसको नोजिया हेडेक होना शुरू हो जाता है। अगर उसकी ड्रग हमने बंद कर दी तो उसे नोजिया हेडेक होना शुरू हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी हो जाना, आदत लग जाना। नेक्स्ट है आपका टेकेफाइलेक्सिस। तो देखो, टेकीफाइलेक्सिस को आप एक्यूट टॉलरेंस भी बोलते हो। यहां पर आपने क्या करा, शॉर्ट टाइम इंटरवल में एक्सेस ड्रग ले ली। ठीक है, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा आपने ड्रग ले ली, जैसे निकोटिन। सुबह खाओ, दिन में खाओ, शाम को खाओ। कुछ लोग होते हैं ना, तोबे को चलता रहता है उनका, सुबह, दिन में, शाम को, रात को। तो बहुत कम टाइम में उन्होंने एक्सेस ड्रग ले ली, जिसकी वजह से उनका जो रेस्पॉन्स है ड्रग का, वो टाइम के साथ कम होता गया, और उनको ड्रग का अमाउंट बढ़ाना पड़ा। पहले जो थोड़ा थोड़ा तंबाकू खाते थे, अब वो बहुत ज्यादा खाने लग गए। तो ये होता है टेकेफाइलेक्सिस, जिसमें बोलते हैं हम एक्यूट टॉलरेंस। एग्जांपल है निकोटिन का, टोबैको का। नेक्स्ट है आपका इडियोसिंक्रेसी। इसको ध्यान से समझना। अब देखो, इडियोसिंक्रेसी में क्या होता है, मान लीजिए ड्रग है, ठीक है, और ये ड्रग 99% पॉपुलेशन को बिल्कुल सुटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पैरासिटामोल है, वो 99% पॉपुलेशन को बिल्कुल सुटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कहीं ना कहीं 1% पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जो कि उसको खाकर साइड इफेक्ट आ जाते हैं, जिसको, तो इसे कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। ठीक है, वेरी लेस पॉपुलेशन में साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं ड्रग के, एक स्पेसिफिक ड्रग के। जैसे मान लीजिए ये PCM है, तो 1% में साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, बाकी 99% तो खा ही रहे हैं। तो क्या होता है, इवोल्यूशन के दौरान हम सब में जेनेटिक चेंज है, तो हो सकता है किसी को सूट हो रही हो, किसी को ना हो रही हो, फिर भी हम एक आइडियल बना के रखते हैं कि सबको सूट हो जाए। फिर भी 1% पॉपुलेशन या फिर बहुत ही कम पॉपुलेशन ऐसी है जिसको साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो बार्बिचूरेट जो होता है वो CNS को डिप्रेस करता है। अब आप बोलोगे, सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने की जरूरत आ क्यों रही है? देखो, एक कंडीशन होती है इंसोम्निया। इंसोम्निया में क्या होता है कि पेशेंट 15-15 दिन तक, 20-20 दिन तक नहीं सोता, उसका CNS बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बार्बिचूरेट्स देते हैं, और ये बार्बिचूरेट्स, ये जो CNS हाइपर एक्टिव हो चुका है, इस CNS को डिप्रेस कर देता है। तो CNS हाइपर एक्टिव हो जाता है, मतलब इंसोम्निया की कंडीशन में, तो हमें क्या करना पड़ता है, बार्बिचूरेट्स देने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, CNS डिप्रेस हो जाता है और पर्सन को शांति मिलती है, नींद आती है। पर कई बार देखा गया है कि कुछ केसेस में बार्बिचूरेट्स देने से मेंटल कंफ्यूजन आ जाता है। तो कुछ पीपल्स में क्या होता है, दिक्कत आती है। जैसे यहाँ पे बार्बिचूरेट्स दे रहे थे CNS डिप्रेसेंट के लिए, पर कुछ पीपल्स में क्या हो गया, मेंटल कंफ्यूजन हो गया। तो ये हो गया आपका इडियोसिंक्रेसी। लास्ट है आपका ड्रग एलर्जी। अब देखो, एलर्जी क्या होता है, आपके इम्यून सिस्टम का एबनॉर्मल बिहेवियर। आपके इम्यून सिस्टम का एबनॉर्मल बिहेवियर, उसे हम कहते हैं एलर्जी। और एलर्जी में आपको रैशेस, ईचिंग, ये सब देखने को मिलती है। ठीक है, ड्रग से क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए कोई ड्रग है, उससे क्या होता है, कुछ साइड इफेक्ट आ जाते हैं, कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि आने नहीं चाहिए थे जनरली। इम्यून सिस्टम का एबनॉर्मल रिएक्शन, उसे हम कहते हैं एलर्जी। जैसे आइबुप्रोफेन लेने से कभी कभी एलर्जी हो जाती है, जैसे रैशेस, इचिंग। तो आई होप आपको सारे टर्म्स क्लियर हुए होंगे। ड्रग एलर्जी, इडियोसिंक्रेसी, टेकेफाइलेक्सिस, डिपेंडेंस, टॉलरेंस, एडिक्शन, स्पेयर रिसेप्टर, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, कंप्लीट एगोनिस्ट।
ये सारा टॉपिक आपका कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये सारे नोट्स आपको डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों से ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम पे सारी अपडेट मिलेगी, पोल्स वगैरह सारे टेलीग्राम पे होते हैं और इंस्टाग्राम पे सारे मीम्स मिलेंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।